हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 का लेक्चर नंबर 4, जिसके अंदर हम कवर करने वाले हैं हमारा टॉपिक जनरल एक्सप्लेनेशन। अगर हम बात करें आईपीसी की, तो आईपीसी में ये टॉपिक कवर हो रहा था चैप्टर नंबर 2 और सेक्शन नंबर 6 टू 52A। लेकिन जैसा कि हम सबको पता है कि अब आईपीसी में हटा करके भारतीय न्याय संहिता को लाया गया है, और जो आईपीसी में इसकी पोजीशनिंग थी चैप्टर 2 सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 52A तक, अब उसके पोजीशन को चेंज कर दिया गया है। अब ये आपको अवेलेबल होगा चैप्टर नंबर 1 के जनरल एक्सप्लेनेशन के पार्ट में, जो कि हमारा कवर करेगा सेक्शन नंबर 3। अब हम एक एक करके उस डेफिनेशन को कवर करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं बता दूं, हमने अभी तक डेफिनेशन तक का पार्ट कवर कर लिया है, और अगर अभी तक आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो आप हमारी डिस्क्रिप्शन में जाके उसका लिंक देख सकते हैं। आपको सारी वीडियो वहाँ पे अवेलेबल है। तो शुरू करते हैं आपका सेशन जनरल एक्सप्लेनेशन सेक्शन नंबर 3 से। अब आपको पता होगा कि हम अगर आईपीसी की बात करें तो आईपीसी में ये चीज़ अवेलेबल थी हमें कहाँ से कहाँ तक। आईपीसी में ये हमें अवेलेबल थी सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 52A तक। तो मैं यहाँ पे आपकी कन्वीनियंस के लिए लिख देता हूँ। पॉइंट 1, इन आईपीसी जनरल एक्सप्लेनेशन कहाँ अवेलेबल था, चैप्टर नंबर 2 के अंदर। और अगर हम इसके सेक्शंस की बात करें तो सेक्शंस कहाँ से कहाँ तक थे, सेक्शन नंबर 6 से लेकर 52A तक। अब इसमें से जो अधिकतर डेफिनेशन हैं, सपोज 8 से लेकर 52A के बीच में मैक्सिमम डेफिनेशन इसमें आ गई हैं बीएनएस के सेक्शन 2 डेफिनेशन पार्ट। अब जो डेफिनेशन इस पार्ट में नहीं आ पाई हैं, डेफिनेशन पार्ट में नहीं आ पाई हैं, उसको अब इन्होंने कहाँ डाल दिया है, उसको अब इन्होंने डाल दिया सेक्शन नंबर 3 के जनरल एक्सप्लेनेशन के नाम से डाल दिया है। तो अब हम शुरू करते हैं, क्या कहता है सेक्शन नंबर 3, एक एक करके पॉइंट को डिस्कस करते हैं। और इसकी पहले पोजीशन क्या थी उसको भी हम डिस्कस करते जाएंगे, और अभी क्या पोजीशन है उसको भी हम डिस्कस करते जाएंगे। तो शुरू करते हैं। जनरल एक्सप्लेनेशन सेक्शन नंबर 3 क्लॉज 1। अगर हम बात करें डेफिनेशन की, थ्रू आउट द संहिता every definition of offense, every penal provision, every illustration of every such definition or penal provision shall be understood। क्या है ये, मैंडेटरी प्रोविजन है। shall be understood subject to exceptions contained in chapter entitled general exceptions, though those exceptions are not repeated in such definitions, penal provisions or illustrations। अगर आपको याद आ रहा हो तो ये डेफिनेशन वही है जो आईपीसी के सेक्शन नंबर 6 में हमें सिखाई गई थी। सेक्शन 6 आईपीसी, जिसकी हेडिंग क्या थी, डेफिनेशन ऑफ दिस कोड मस्ट बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू जनरल एक्सेप्शंस। अब आपको शायद याद आ गया होगा। अब इस डेफिनेशन को समझते ये बोल कर रही है, थ्रू आउट दिस संहिता, इस संहिता में दी गई क्या, इस संहिता में दी गई कोई भी डेफिनेशन हो, अपराध की कोई भी डेफिनेशन हो, इस संहिता में दिया गया अपराध का कोई पिनल प्रोविजन हो, या इस संहिता में दिया गया अपराध का कोई पिनल प्रोविजन का कोई इलस्ट्रेशन हो, तो उसको किसके साथ जोड़ के देखा जाएगा, उसको जोड़ के देखा जाएगा हमारे जनरल एक्सेप्शंस के साथ। मतलब साफ सीधी भाषा में अगर मैं बात करूं, तो अगर इस बीएनएस में, भारतीय न्याय संहिता में, कोई अपराध की डेफिनेशन दी गई है, कोई अपराध के बारे में कोई पिनल प्रोविजन दिए गए हैं,
कोई अपराध के बारे में कोई इलस्ट्रेशन दी गई है, और अगर ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो जब इसके ऊपर फैसला किया जाएगा तो उसके हालातों को देखा जाएगा। हालातों को बोले तो उसकी कंडीशंस को देखा जाएगा, क्या वो अपराध, क्या वो सिचुएशंस जनरल एक्सेप्शंस में लाई करते हैं। अगर करते हैं तो उसको उसके हिसाब से एग्जम्पशन दी जाएगी, छोड़ भी दिया जाएगा। अब वो क्या क्या तरीके थे, जैसे आपको पता होगा एक डॉली इनकैपेक्स था हमारा आईपीसी के अंदर। क्या था, अगर 7 साल से कम उम्र का बच्चा किसी का अपराध करते, कुछ खून करते, तो उसको छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि भैया आईपीसी में ये बोला गया था कि 7 साल से कम उम्र का बच्चा किसी अपराध को करने के लिए सक्षम नहीं हो सकता। तो वो एक आपकी एक्सेप्शन थी। तो यही चीजें इसमें भी बोली गई है कि इस संहिता के अंदर दी गई कोई भी अपराध की परिभाषा हो, कोई भी अपराध का कोई पिनल प्रोविजन हो, कोई भी उस अपराध का कोई इलस्ट्रेशन हो, अगर ऐसी कुछ सिचुएशन आती है तो उसको किसके साथ जोड़ के देखा जाएगा? उसको देखा जाएगा जनरल एक्सेप्शन के साथ जोड़ करके। अगर वो जनरल एक्सेप्शन उसमें फिट बैठती है तो उसको उसके अनुरूप छोड़ भी दिया जाएगा। ये बात आपको समझ में आती है? तो सेक्शन 3 क्लॉज 1 है हमारा सेक्शन 6 ऑफ आईपीसी। यहाँ तक बात समझ में आती है? अब इसको आगे करते हुए, कंटिन्यू करते हुए, इसकी हम पढ़ लेते हैं इलस्ट्रेशन भी। अब बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि सर आईपीसी के लिए कोई बढ़िया बुक बता दो। भाई किसी भी एक्ट के लिए सबसे बढ़िया बुक होती है उसका बेल एक्ट। सारा तोड़ उसी में मिल जाता है आपको। आपको उस एक्ट की कोई डेफिनेशन नहीं छोड़नी, आपको उस एक्ट की कोई इलस्ट्रेशन नहीं छोड़नी, सारे एग्जाम्पल वो उसी में से आपको निकाल के दे देगा। तो देखते हैं इलस्ट्रेशन को। इलस्ट्रेशन ए, the section in the Sanhita which contains definition of offence does not express that child under 7 years of age cannot commit such offence। यद्यपि पूरी आईपीसी में कहीं ये नहीं लिखा कि भैया 7 साल से कम उम्र का बच्चा अपराध नहीं कर सकता, लेकिन but the definition are to be understood subject to general exceptions। लेकिन जब कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी तो उस टाइम पे हमें जनरल एक्सेप्शंस को भी पढ़ना पड़ेगा। अब ये बात कर रहा है यहाँ पे डॉली इनकैपेक्स की, क्योंकि इसने क्या बोला, 7 साल से कम उम्र का बच्चा। अगर आपने आईपीसी पढ़ा हो तो उसमें सेक्शन 82 बात कर रहा था किसकी? डॉली इनकैपेक्स की। और उसमें क्या लिखा हुआ था कि भैया कोई 7 साल से कम उम्र का बच्चा हुआ तो वो क्या नहीं कर सकता? वो अपराध नहीं कर सकता। यहाँ तक बात समझ में आती है? लेकिन अगर मान लो किसी 7 साल के बच्चे ने खून कर दिया तो क्या उसको फांसी सजा दोगे? उसको छोड़ दिया जाएगा। क्यों छोड़ दिया जाएगा? उसको इसलिए छोड़ दिया जाएगा क्योंकि आईपीसी में ये लिखा हुआ था कि भाई अगर कोई बच्चा है जो 7 साल से कम उम्र का है, अगर उसको अपराध किया गया है तो उसको बेनिफिट ऑफ डाउट देके उसको छोड़ दिया जाएगा। यहाँ तक की बात क्लियर है? यहाँ तक की बात हमें समझ में आती है? अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा इसका एग्जाम्पल देख लो। ए जो कि एक पुलिस वाला था, उसने बिना वारंट के जेड को अरेस्ट कर लिया और जेड ने एक मर्डर किया। मतलब जेड एक मर्डर है और ए जो पुलिस वाला है उसने जेड को बिना किसी वारंट के अरेस्ट कर लिया। ठीक है। अब यहाँ पे हेयर ए इज नॉट ए गिल्टी ऑफ ऑफेंस ऑफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। अब अगर किसी बंदे ने मर्डर कर लिया, उसको पकड़ने के लिए क्या पुलिस वाले को कोई विशेष वारंट की जरूरत है? नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने कॉग्निजेबल और नॉन वेलेबल ऑफेंस कर लिया है। अब उसको पकड़ने के लिए पुलिस वाले को भैया किसी वारंट की जरूरत है नहीं। अब अगर कोई पुलिस वाला किसी मर्डर को बिना किसी वारंट के अरेस्ट करता है तो क्या वो मर्डरर कोर्ट में ये बोल सकता है कि भैया मेरे को तो इसने रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कर लिया है? नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि भैया वो पुलिस की ड्यूटी थी, वो बाउंड बाय लॉ था पुलिस वाला कि भैया आप
आपको ये जहाँ भी दिखे, जैसे भी दिखे, आप उसको अरेस्ट कर लो। तो यहाँ पे पुलिस वाले ने अपनी ड्यूटी फॉलो की है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट नहीं किया है। तो आगे बढ़ते हैं। For he was bound by law to apprehend that, सही है, and therefore the case falls within the general exceptions। अब यहाँ पे भी जनरल एक्सेप्शन के अंदर ये केस फॉल हुआ है और इसके अंतर्गत पुलिस वाला किसी दोषी का अपराधी नहीं है। which provided nothing is an offense which is done by person who is bound by law to do it। अब अगर यही हम बात करें तो ये एग्जांपल किसका था? सेक्शन 76 आईपीसी का था, जो कि किसकी बात कर रहा था? act done by a person who is bound by law to do it in good faith। यहाँ तक बात समझ में आती है? आगे बढ़ते हैं। जनरल एक्सेप्शन सेक्शन 3 सबसेक्शन 2, every expression which is explained in any part of the संहिता, इस संहिता के अंदर दी किसी भी पार्ट के अंदर कोई एक्सप्रेशन एक्सप्लेन है, is used in every part of the संहिता in conformity with this explanation। तो मतलब जो जिस चीज से, जो जिस तरीके से दी गई उसी तरीके से उसको समझा जाए। तो ये वही डेफिनेशन हो गई, सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन्ड। और ये कहाँ दी गई है हमें? ये हमें दी गई है सेक्शन नंबर 7 में आईपीसी के अंदर। उसको उठा करके यहाँ पे डाल दिया गया। ये बात समझ में आती है? अगली डेफिनेशन पढ़ते हैं। सेक्शन 3 सबसेक्शन 3, when a property is in possession of person, spouse, clerk, servant on account of the person, it is in that person possession within the meaning of संहिता। आपको इसको देख के कुछ अगर याद आ रहा हो तो आपको याद आ रहा होगा सेक्शन नंबर 27, जो कि बात करता था प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ वाइफ, क्लर्क एंड सर्वेंट। आपको कुछ याद आया आपको? तो उसी चीज को यहाँ पे लिख दिया कि भाई अगर उस बंदे से जुड़ी हुई, अगर उस बंदे से जुड़ी हुई कोई प्रॉपर्टी उस बंदे की स्पाउस के पास, वाइफ के पास, उस बंदे के किसी क्लर्क के पास, उस बंदे के किसी सर्वेंट के पास पाई जाती है, तो वो प्रॉपर्टी उसी की मानी जाएगी। किसकी? उस बंदे की ही मानी जाएगी। ये बात समझ में आ गई? अब इसके इलस्ट्रेशन भी है जो आईपीसी में भी थी। अ पर्सन एम्प्लॉयड टेम्परेरी और अ पर्टिकुलर ओकेजन इन द कैपेसिटी ऑफ द क्लर्क सर्वेंट इज अ क्लर्क और सर्वेंट विद द मीनिंग ऑफ दिस सबसेक्शन। अगर मान लो आपने किसी बंदे को छोटे से पीरियड के लिए, सपोज 2 घंटे के लिए भी क्लर्क के रूप में अपने पास रखा, 2 दिन के लिए भी रखा, सर्वेंट आपका वो 2 दिन सर्वेंट था और आपकी प्रॉपर्टी उसके पास पाई गई, तो यही माना जाएगा कि वो प्रॉपर्टी आपकी है और वो आपका फुल टाइम क्लर्क, फुल टाइम सर्वेंट माना जाएगा। आप इस बात की प्ली नहीं ले सकते कि ये तो मेरे पास सिर्फ 2 दिन के लिए था या सिर्फ 1 दिन के लिए था, ऐसा नहीं माना जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। सेक्शन 3 सबसेक्शन 4, in every part of the Samhita except where a contrary intention appears from the text, word which refer to an act done extend to all its illegal omission। इसकी खाली हमें डेफिनेशन याद रखनी है, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ये बात करता है सेक्शन नंबर 32 की, जो कि आईपीसी में बोलता था वर्ड रेफरिंग टू एन एक्ट ऑफ इलीगल ओमिशन। अब आ रही है आपकी सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, जिसको कि हम आईपीसी में जानते थे कॉमन इंटेंशन के नाम से। अब उसकी प्लेसमेंट कर दी गई है सेक्शन नंबर 3 सब सेक्शन 5 के अंदर। क्या डेफिनेशन बोल रही है? When a criminal act is done by several person in furtherance of the common intention। एक्ट कितने लोगों के द्वारा किया गया?
सेवरल पर्सन के द्वारा किया गया और सब में कॉमन इंटेंशन थी, मतलब क्राइम किया गया बहुत सारे लोगों के साथ और सबकी क्या थी, कॉमन इंटेंशन थी। यहाँ पे सबसे बड़ा रूट वर्ड ये है, कॉमन इंटेंशन। ईच ऑफ सच पर्सन इज लाइबल फॉर दैट एक्ट in a same manner as if it were done by him alone। इस डेफिनेशन को आप घोल के पीजिए, ये डेफिनेशन आपसे पूछेगा ही पूछेगा। यदि कोई क्रिमिनल एक्ट अनेक बंदों द्वारा किया जाता है, अब अनेक भी कितने होंगे, बिलो 5, बिलो 5, या हम कह सकते हैं 1 to 4, क्योंकि अगर 5 ऊपर होगा तो वहां लग जाएगा कॉमन ऑब्जेक्ट। ये बात समझ में आती है। आप देखते हैं, यदि एक क्रिमिनल एक्ट कई सारे लोगों ने मिलकर किया है और जिनमें सबकी मंशा क्या थी, कॉमन इंटेंशन थी उस काम को करने के लिए। अब यदि किसी एक बंदे ने भी वो काम किया होगा तो यही माना जाएगा कि वो काम सबने किया। एग्जाम्पल 1 2 3 4, ये 4 लोग हैं। ये चारों एक दिन मिले, इन्होंने बोला कि आज शाम को हम 5 को पीटेंगे, बीटिंग करेंगे। बीटिंग करेंगे और बीटिंग का पर्पस क्या था, उसका मर्डर करने का, तो उसको पीट पीट के उसको मार डालेंगे। अब भैया इसी अपने आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये चारों के चारों शाम को पहुंच गए इसके पास, लेकिन सिर्फ मारा किसने, एक ने मारा। 5 was beaten by 1। और जिसके फलस्वरूप 5 मर गया। अब यहाँ पे क्या ये जो 2 3 4 हैं, क्या ये प्ली ले सकते हैं कि भैया हमने तो मारा ही नहीं, इसको तो खाली 1 ने ही मारा? नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में जो इनका मेन मोटिव था वो क्या था, वो था कि हम चारों जाके बी को मारे, वो 5 को मारेंगे और इतना मारेंगे कि वो मर जाए। अब ये गए, ये चारों चले भी गए, लेकिन मारा सिर्फ एक ने। वहां पे ये देख जाएगी भाई कॉमन इंटेंशन सबकी क्या थी। सबकी कॉमन इंटेंशन ये थी कि भैया चारों जाएंगे और इसको मिलकर मारेंगे, पीटेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब अगर हम बात कर रहे हैं कि सपोज कर लो कि यही 1 2 3 4 है। अब इसमें एक ही तो इंटेंशन, वो 1 की तो इंटेंशन थी कि मैं तो इसको इतना पिटूंगा, मार दूंगा, लेकिन सबकी क्या थी कि बस हम उसके खाली हाथ पैर तोड़ेंगे। ये सब गए, 2 3 4 की इंटेंशन थी कि हम खाली 5 के हाथ पैर तोड़ेंगे, लेकिन 1 ने ऐसा पीट दिया कि वो मर ही गया। तो यहाँ पे भी हम इंटेंशन देखेंगे। यहाँ पे जो 1 होगा वो होगा मर्डर का दोषी, और जो 2 3 4 होंगे वो होंगे उसके हाथ पैर तोड़ने के दोषी, क्योंकि उनकी जो वो इंटेंशन थी वो हाथ पैर तोड़ने की, मारने की नहीं थी। लेकिन ये सब बातें जो हैं ये है फैक्ट की बातें, ये आगे हमें सेट करनी पड़ेगी। अभी के लिए आपको ये ध्यान रखना है, ये कॉमन इंटेंशन होगा, और अगर कॉमन इंटेंशन सबका सेम हुआ तो वो हर एक आदमी पर्सनली उस एक्ट के लिए लायबल भी होगा। ये बात समझ में आती है। आगे देखते हैं। सेक्शन 3 सबसेक्शन 6, whenever an act which is criminal by reason of it being done with criminal intention, criminal knowledge और इंटेंशन। क्या बोला इसने, यदि कोई ऐसा क्रिमिनल एक्ट जो कि किया गया है किससे, क्रिमिनल नॉलेज से
और क्रिमिनल इंटेंशंस, मतलब यहाँ पे नॉलेज और इंटेंशन दोनों प्रेजेंट है। इफ डन बाय सेवरल पर्संस, each of such person who join in this act with such knowledge or intention is liable for an act in the same manner as if it act were done by him alone with the knowledge or intention. एग्जाम्पल लेते हैं फिर से। ए बी सी डी, ये मिस्टर ई के यहाँ पे गए रॉबरी करने के लिए, डाका डालने के लिए, चोरी करने के लिए, जो मर्जी करने के लिए। अब यहाँ पे चारों को पता है कि हम किस काम के लिए जा रहे हैं, लूट खसूट करने जा रहे हैं, कुछ भी करने जा रहे हैं। उन चारों को पता है कि हम ई के यहाँ पे क्यों जा रहे हैं। अब यहाँ पे उन चारों को नॉलेज भी है कि हम किस काम के लिए जा रहे हैं, उन चारों की इंटेंशन भी है कि हम किस काम के लिए जा रहे हैं, उन चारों को ये पता भी है कि हम ये जो काम कर रहे हैं सही है गलत है। अब अगर उनमें से कोई एक बंदा भी ये काम कर लेता है तो वो यही माना जाएगा कि इन सब आदमियों को, इन सब लोगों को वो काम करने की नॉलेज थी, उन सब आदमियों को वो काम करने का इंटेंशन थी, उन सब लोगों को ये सब पता था कि ये जो काम कर रहे हैं वो सही है गलत है। तो इसी आधार पे वो सभी लोग उस एक्ट के लिए, उस क्रिमिनल एक्ट के लिए दोषी माने जाएंगे कि वो भैया वो पर्सनली एक एक बंदा उस काम के लिए लायक होगा। यहाँ पे बात समझ में आती है, आगे बढ़ते हैं। और अगर हम बात करें तो ये डेफिनेशन और कोई नहीं है, ये डेफिनेशन आईपीसी क्या थी, व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय क्रिमिनल नॉलेज और क्रिमिनल इंटेंट। अब इसका सेक्शन नंबर आप मुझे बताएंगे क्या। सेक्शन 3 सबसेक्शन 7, wherever the causing of certain effect or attempt to cause that effect by an act or by an omission is an offense। मतलब किसी एक्ट को करना ही अपराध नहीं है, किसी एक्ट को ना करना भी एक अपराध है। कैसे, वो अभी इसकी डेफिनेशन हम देखेंगे तब पता लगेगा आपको। इट इज टू बी अंडरस्टूड दैट causing of that effect partly by act partly by omission is the same offense। अभी तक हम क्या पढ़ते हैं कि भैया आपने कोई अनलॉफुल एक्ट कर लिया है, आपने कोई ऐसा एक्ट कर लिया है जो लॉ के विरुद्ध था, लेकिन इस डेफिनेशन में हम ये समझेंगे कि खाली अनलॉफुल एक्ट करना ही अपराध नहीं है, कोई लॉफुल एक्ट है जो हमने नहीं किया है वो भी अपराध हो जाएगा। कैसे होगा देखते हैं। ए इंटेंशनली कॉज जेड डेथ, ए ने अपनी इंटेंशन से जेड की डेथ कर दी। कैसे कर दी, पार्टली बाय इलीगली ओमिटिंग टू गिव जेड फूड एंड पार्टली बाय बीटिंग जेड। अब यहाँ पे इसका एक्ट तो हो गया कि भैया इसने जेड को मारा, लेकिन ओमिशन क्या हुआ, उसने जेड को खाना नहीं दिया। जेड एंटाइटल तो था खाना खाने के लिए, लेकिन ए ने अपने इंटेंशन के चलते जेड को खाना नहीं दिया, तो यहाँ पे ए का ओमिशन हो गया क्या कि उसने जेड को खाना नहीं दिया। तो इसका ये ओमिशन भी अपने आप में एक अपराध बन गया जेड की डेथ करने के लिए। इसका एक्ट क्या था कि इसने जेड को मारा, और इसका ओमिशन क्या था ए का कि उसने उसको मारने के लिए उसको खाना देना बंद कर दिया। अब आपको बात समझ में आ गई, पार्टली बाय एक्ट और पार्टली बाय ओमिशन का मतलब क्या होता है। और इसकी पोजीशनिंग हमारी थी सेक्शन 36। आगे बढ़ते हैं। Section 3 subsection 8, when an offence is committed by means of several acts, whoever intentionally cooperates in the commission of the offence by doing any of those acts, either singly or jointly with any other person, commits that offence। अब यहाँ पे डेफिनेशन को एडवांस लेवल पे ले गए कि हमने पहले देखा कि एक्ट अगर होगा तो वो अपराध होगा, अगली में हमने देखा कि एक्ट और ओमिशन होगा तो वो अपराध होगा।
अब यहाँ पे ये बोल देगा कि भैया अगर कोई दूसरा बंदा आपसे कोऑपरेट करता है, आपके जैसा काम करता है, तो उसको भी आपकी कैटेगरी में अपराधी माना जाएगा। कैसे, देख लेते हैं। ए एंड बी एग्री टू मर्डर जेड। इन दोनों ने एग्री किया कि भैया हम दोनों मिलकर जेड का मर्डर कर देंगे। कैसे? बाय सेवरली एट द डिफरेंट टाइम्स गिविंग हिम स्मॉल डोज ऑफ पॉइजन। मतलब सुबह जहर जेड को ए देगा, शाम को जहर बी देगा। ए एंड बी एडमिनिस्टर द पॉइजन अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट। चलो, विद इंटेंट टू मर्डर जेड। उन्होंने अपनी एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जेड को धीरे धीरे जहर देना चालू कर दिया कि सुबह जहर ए देगा, शाम को जहर बी देगा। चलो, और क्या हुआ? जहर खाते खाते जेड भाई साहब नमस्ते बोल गए। अब here A and B intentionally cooperate in the commission of the murder। क्या कमीशन? कि भैया सुबह जहर ए देगा और शाम को जहर बी देगा। तो यहाँ पे इनका म्यूचुअल इंटेंशन हो गया। अब and as each of them does an act by which the death is caused, they both are guilty of offense। क्यों दोनों दोनों दोषी क्यों हो गए? दोनों दोषी इसलिए हो गए क्योंकि यहाँ पे ए और बी दोनों आपस में रजामंद थे कि भैया सुबह जहर तू देगा, शाम को जहर मैं दूंगा, धीरे धीरे करके ये मर जाएगा। और ऐसा ही इन्होंने काम भी कर दिया। अब यहाँ पे मिस्टर ए एंड मिस्टर बी बोथ आर गिल्टी ऑफ मर्डर। ये बात खत्म। अब एक सिचुएशन ऐसी आएगी जिसमें इन दोनों की वजह से इसका मर्डर तो हुआ, लेकिन दोषी एक होगा और दूसरा दोषी नहीं होगा। कैसे, देखते हैं। ए एंड बी दोनों जेलर थे एंड सच हैव द चार्ज ऑफ जेड। दोनों जेलर, एक सुबह का एक शाम का। अब उनके पास चार्ज था एक अपराधी जेड का, और इन दोनों का टाइम कितना था? 6-6 घंटे का था। चलो, ए एंड बी इंटेंडिंग टू कॉज डेथ नोइंगली कॉर्पोरेट। अब यहाँ पे भी देखो, दोनों आपस में मिले हुए हैं। That effect by illegally omitting each during the time of attendance to furnish that death with food supplied to them for the purpose that dies for hunger। अब ऊपर तो इन्होंने क्या किया, उसको जहर देना चालू कर दिया तो वो मर गया। इस वाले केस के अंदर उन्होंने उसको खाना देना बंद कर दिया। मतलब जब ए की शिफ्ट होती थी तब ए जेड को खाना नहीं देता था, जब बी की शिफ्ट होती थी तब बी जेड को खाना नहीं देता था। तो इससे हुआ क्या? भूख के मारे जेड की डेथ हो गई। अब यहाँ पे भी दोनों के दोनों ए एंड बी जेड के मर्डर के दोषी हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी कि भैया हम इसको खाना ना दे के मार देंगे। ये बात समझ में आती है। अब जो अगली इलस्ट्रेशन है, ये थोड़ी सी ट्रिकी है। इसको समझना आपको पूरा समझ में आ जाएगा। कैसे? ए जो कि एक जेलर है, उसके पास चार्ज है जेड का, एक कैदी। ए जेड की डेथ करना चाहता था, जिसकी वजह से उसने ए ने उसको खाना देना बंद कर दिया जेड को। ठीक है। अब क्योंकि ए ने जेड को खाना देना बंद कर दिया, उसकी वजह से जेड की जो हालत है, जेड की जो स्ट्रेंथ है, वो दिन पर दिन गिरती गई। लेकिन उसकी कमजोरी इतनी नहीं थी कि उससे जेड की डेथ हो जाए। यहाँ तक बात समझ में आती है। अब क्या हुआ, ए के इस बर्ताव के चलते ए को उसकी नौकरी से डिसमिस कर दिया गया। चलो जी, आगे बढ़ जाओ। उसको डिसमिस कर दिया गया। अब ए की जगह आया बी, नया जिला। उसने क्या किया? उसने भी जेड को खाना देना बंद कर दिया। लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक की बात है। यहाँ पे एक मजे की बात यह है कि ए और बी आपस में कभी मिले नहीं। ए और बी
नेवर मीट ईच अदर। और इससे पहले वाली डेफिनेशन में आपने देखा होगा कि ये दोनों मिले हुए थे। यहाँ पे ए और बी आपस में कभी नहीं मिले, और ये जो बी ने भी उसको अगर खाना देना बंद किया तो वो अपनी मर्जी से देना बंद किया, एक के साथ मिली भगत करके नहीं। बी विदाउट कोल्यूशन और कोऑपरेशन विद ए, क्योंकि यहाँ पे ए और बी कभी मिले ही नहीं। ये बात समझ आई। इलीगली ओमिट टू सप्लाई जेड विद फूड। अब बी ने भी उसको खाना देना बंद कर दिया, लेकिन अब जेड की हालत बहुत खराब होती चली गई और जेड आगे मर गया। नोइंग दैट, और यहाँ पे बी ये भी जानता था कि जेड पहले से ही बहुत कमजोर है, और अगर उसको अब मैंने खाना नहीं दिया तो वो मर भी जाएगा। Knowing that he is likely thereby to cause death, Z dies of hunger, मर गया। B is guilty of murder। यहाँ पे B ये जानता था कि भाई इसकी हालत खराब है और खाना नहीं दिया तो ये और मर जाएगा, और फिर भी उसने खाना नहीं दिया, तो अब क्या हुआ, B मर्डर का दोषी हुआ। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जब B मर्डर का दोषी हो गया तो क्या A वो भी मर्डर का दोषी होगा? तो यहाँ पे सवाल है, क्या ए भी मर्डर का दोषी होगा? यहाँ पे ए जो है वो अटेम्प्ट टू मर्डर का दोषी होगा, ना कि मर्डर का। क्यों? क्योंकि उसने खाना नहीं दिया तो बात सच है, लेकिन उसके खाना ना देने से उसकी हालत बिगड़ी थी, वो मरा नहीं था। तो यहाँ पे हमारा ये होगा, A did not cooperate with B. A is guilty only of the attempt to commit murder. मर्डर को अटेम्प्ट करने का दोषी होगा, ना कि मर्डर का, लेकिन बी वो मर्डर का दोषी होगा। तो ये आपको डिफरेंस समझ में आया। अगर ये दोनों मिले होते तो ये दोनों अपराधी होते। अब ये आपस में मिले हुए नहीं थे, लेकिन काम उन्होंने सेम किया, तो सिर्फ ये डिफरेंस है। ये बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। Where several persons are engaged or concerned in the commission of criminal act, they may be guilty of different offense। ये आपकी आईपीसी के सेक्शन नंबर 38 बोल रहा है। ये इसकी इलस्ट्रेशन आप खुद पढ़ेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। अब हम अगला टॉपिक हमारा करेंगे पनिशमेंट का। नेक्स्ट वीडियो में पनिशमेंट का हम टॉपिक करेंगे। और अगर आपको अभी तक की वीडियोस में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका मैं आपको आंसर दूंगा। और अगर आपको आज वाले सेशन में कोई डाउट है तो आप उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका भी मैं आपको आंसर दूंगा। मिलते हैं हमारे अगली वीडियो के अंदर, जिसमें हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 5 पनिशमेंट के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय एंड टेक केयर।